हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को। और अगर आपको चैप्टर 1 द लास्ट लेसन की समरी देखनी है या उसकी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसकी राइटर हैं एनीस जंग, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नाम की एक किताब लिखी है। उसी के कुछ पैराग्राफ्स आपको इस बुक में एज अ चैप्टर दिए गए हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ है हमारा, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे कचड़े के ढेर में पैसे मिल जाते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में एनीस जंग बताती हैं कि वो एक साहिब नाम के लड़के से पूछती हैं कि तुम आखिर ये काम करते क्यों हो, जो कि उनके घर के पास ही कचड़ा उठाया करता था। फिर वो साहिब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताती हैं कि साहिब अपनी फैमिली के साथ ढाका में रहा करता था, बांग्लादेश में, जहाँ पे तूफ़ान के कारण उनका घर, उनके फील्ड सब कुछ तहस नहस हो गया। और उसकी माँ के कहने पे ही वो बड़े शहर में, यानी कि इंडिया के दूसरे शहरों में आया है अपनी ज़िंदगी जीने। एनीस के इस सवाल का जवाब देते हुए साहिब कहता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। एनीस उसकी बात सुनकर तुरंत उसे रिप्लाई देती हैं कि स्कूल जाओ तुम। और फिर मन ही मन सोचती हैं कि ये कितना बेकार सा एडवाइस था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास पैसे होते स्कूल जाने के तो वो ये कचरा उठाने वाला काम तो कर नहीं रहा होता। साहिब कहता है कि मेरे नेबरहुड में, मतलब मेरे पड़ोस में, कोई भी ऐसा स्कूल है नहीं। जब वो स्कूल बना देंगे तब मैं जाऊंगा। एनीस उसको मजाक में ही पूछती हैं कि अच्छा, अगर मैं एक स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे? और वो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। और उस बात को बीते कुछ ही दिन हुए होते हैं कि साहिब उनके पास भागते हुए आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल बन के तैयार है? एनीस थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए उसे बोलती है कि स्कूल बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, जो कि वो जानती हैं कि उन्होंने एक ऐसी कमिटमेंट कर दी थी जिसका कोई मतलब था नहीं। फिर वो सोचती हैं कि उन्हीं की तरह न जाने कितने ऐसे झूठे वादे लोग किया करते होंगे इस पूरी दुनिया में। कई महीनों की जान पहचान के बाद एक दिन एनीस उससे नाम पूछती हैं उस लड़के का, तो बताता है साहेब ए आलम। उसका नाम सुन के एनीस ये सोचती है कि शायद उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता है। अगर उसे पता होता तो शायद उसे भरोसा नहीं होता अपने नाम पे, क्योंकि उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का भगवान। अपने नाम के मतलब से बिल्कुल अनजान होकर वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पे इधर से उधर घूमता था। नंगे पांव इधर से उधर दौड़ती उन लड़कों की टोली देख के ऐसा लगता था जैसे वो सुबह में निकली हुई चिड़िया हो, जो कि दोपहर आते आते कहीं चली जाती हैं। और कुछ महीने बीतने तक एनीस बताती हैं कि वो उनमें से हर एक को पहचानने लगी थी। उनमें से किसी एक बच्चे से एनीस पूछती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, तो बहुत ही सिंपली उसका रिप्लाई देता है कि मेरी मम्मी उसे ना शेल्फ पे से उतारती नहीं है। और वो अपनी बात बोलता ही है कि तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है अगर इसकी मम्मी उतार भी दे तो भी ये उन्हें पहनेगा नहीं, फेंक देगा। एनीस ध्यान देती हैं कि जो लड़का ये बात बोल रहा है उसने खुद 2 अलग अलग जोड़ी के चप्पल पहने होते हैं। और एनीस के टोकने पे वो अपने पैरों को छुपाने लगता है। तभी उनमें से तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, जिसने कभी जीवन में कभी जूते नहीं पहने हैं। एनिस कहती हैं कि जगह जगह घूमते हुए उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा नंगे पाँव ही चलते हैं। और कारण पूछने पे ज़्यादातर का यही आंसर होता है कि ये एक तरह का ट्रेडिशन है नंगे पाँव चलना। तो उन्हें लगता है कि शायद अपनी गरीबी को बताने का या दर्शाने का शायद उनके पास एक यही एक्सप्लेनेशन रहता हो। इन बच्चों की बात सुनकर एनीस को एक कहानी याद आती है जो उसे उदीपी के एक आदमी ने सुनाई थी। वो उदीपी वाला आदमी एनीस को अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पिता जिस मंदिर में पुजारी थे उसी मंदिर के पास एक स्कूल में पढ़ने जाया करता था। वो हमेशा स्कूल से लौटते टाइम या जाते टाइम मंदिर में रुका करता था और भगवान से जूतों के लिए प्रेयर किया करता था। एनीस 30 साल बाद उसी आदमी के गांव में जाती हैं, जो कि अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। मंदिर के पीछे जहाँ पे अब नया पुजारी रहता था, वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। जब वो वहाँ पहुँची तो देखती हैं कि एक स्कूल बॉय जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में था, वो हाँफता हुआ स्कूल से आता है
अपना बैग घुमा के फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। वो देखती है कि उस लड़के ने जूते पहने हुए थे और उस लड़के के जूतों को देख के उन्हें याद आता है कि 30 साल पहले इसी मंदिर में एक बच्चे ने जूतों के लिए दुआ की थी। तो वो कहती हैं कि भगवान ने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें जूते मिल गए थे। उस पुजारी के बच्चे की तरह ऐसे कई बच्चे हैं जो जूते पहनते हैं, लेकिन उसके अलावा आज भी ऐसे कई बच्चे रहते हैं जो नंगे पाँव ही घूमते हैं, जिनके पास जूते नहीं हैं। फिर एनिस बताती हैं कि जो उनके घर के पास कचरा उठाने वाले बच्चे आते थे, उन्हीं में से किसी एक जान पहचान वाले की मदद से वो सीमापुरी पहुंचती हैं। सीमापुरी दिल्ली के पास ही था। सीमापुरी में रहने वाले वो लोग थे जो 1971 के टाइम पे बांग्लादेश से इंडिया आए थे। साहिब की फैमिली भी इन्हीं में से एक थी। पहले सीमापुरी एकदम बंजर जैसी ज़मीन थी, आज भी है, लेकिन बस लोग भरे हुए हैं। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत से बने घरों में ये लोग रहते थे, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लगभग वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। एनिस को पता चलता है कि ये सब लोग इस बस्ती में पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, वो भी बिना किसी आइडेंटिटी के। हाँ, उन सब के पास एक राशन कार्ड ज़रूर है, जिसकी वजह से उन्हें टाइम टू टाइम राशन मिल जाता है और जिसकी वजह से उन्हें वोट देने का भी हक मिल जाता है। और ठीक भी है, किसी आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी खाना होता है, और जो कि उन्हें मिल ही रहा था। एनिस पास में बैठी कुछ औरतों से पूछती हैं कि उन्होंने अपनी इतनी खूबसूरत हरी भरी ज़मीन को क्यों छोड़ दिया और आके ऐसी बंजर सी ज़मीन पे क्यों रहने लगे। तो उनमें से एक औरत जवाब देती है, अगर आप दिन ख़त्म होने के साथ अपने परिवार को खाना खिला पाते हैं और बिना भूख लगने की चिंता किए सो पाते हैं, तो ऐसी बंजर ज़मीन पे रहना लाख गुना बेहतर है किसी हरी भरी ज़मीन पे रहने से, जहां आपको 2 वक्त का खाना भी ढंग से ना मिलता हो। उन्हें जहां भी खाना मिलता था वो वहीं पे अपना टेंट लगा लिया करते थे। उनके बच्चे भी उन्हीं टेंट्स में बड़े हुआ करते थे और उनकी जीवन जीने में मदद किया करते थे। यहाँ पे जीवन का मतलब था कचरा उठाना। जो हमारे लिए सिर्फ कचरा है, वो कचरा इन सब के लिए किसी सोने से कम नहीं था। वही इनकी रोजी रोटी थी। इस कचरे की वजह से ही उनके सर पे आज छत थी, भले वो छत टपकती हुई ही क्यों ना हो। एनिस कहती है कि बड़ों के मुकाबले बच्चों के लिए इस गार्बेज की कुछ अलग ही डेफिनेशन थी। साहिब बताता है कि उसे कई बार कचरे के ढेर में सिक्का मिल जाता है, कई बार तो 10 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है। ये बोलते हुए उसकी आंखें चमक सी रही थी। जब आपको कचरे के ढेर में कहीं चमकता हुआ सा चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो आप वहीं पे अपनी खोज नहीं रोक देते, आप और ज़्यादा ढूंढने लगते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा जागती है। तो माँ बाप के लिए ये कचरा केवल उनकी सर्वाइवल का एक ज़रिया था, उनके ज़िंदा रहने का एक ज़रिया, लेकिन बच्चों के लिए इस कचरे में ही कई सारी अनोखी चीज़ें बंधी हुई थी। ठंडी का मौसम था और एनिस एक बार साहिब को टेनिस कोर्ट के बाहर फेंस के सामने खड़ा देखती है, जो कि बहुत ही ध्यान से 2 लड़कों को सफ़ेद कपड़ा पहने टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। वो एनिस को बताता है कि उसे ये गेम बहुत पसंद है और जब कोई नहीं होगा तो वो इस ग्राउंड में भी पक्का जाएगा अंदर। गेटकीपर मुझे झूले भी झूलने देगा, ऐसा वो बताता है एनिस को। एनिस ध्यान देती है कि उसने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन वो टेनिस शूज़ साहिब के टी शर्ट और शॉर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। साहिब बताता है कि उसे किसी ने ये जूते दिए हैं। उन जूतों को देख के ये साफ समझ आ रहा था कि वो किसी अमीर लड़के के जूते हैं, जो उसमें सिर्फ एक छोटा छेद होने की वजह से उन्हें पहनने से मना कर दिया होगा। लेकिन साहिब को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ऐसा जो हमेशा नंगे पाँव घूमता है, उसके लिए एक छेद वाला जूता भी किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन जो वो गेम देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था बिल्कुल भी। एक सुबह एनिस देखती है कि साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर होता है। वो बताता है कि अब वो एक चाय की दुकान पे काम करता है सड़क किनारे, जिसके बदले उसे 800 रुपये मिलने के साथ पूरे दिन भर का खाना भी मिलता है। एनिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है जो तुम कर रहे हो। कि एनिस उसके चेहरे पे देखती हैं कि अब वो केयर फ्री वाला जो लुक था, एकदम निश्चिंत वाला, जिसे किसी चीज़ की चिंता ना हो, वो लुक अब साहिब के चेहरे से जा चुका था। वो स्टील कैनिस्टर जो साहिब ने पकड़ रखा था, वो उसके कचड़े वाले बैग से कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था। उस बैग को वो अपने कंधे पे लेके बहुत ही फ्रीली घुमा करता था। वो बैग उसका खुद का था, जबकि ये कैनिस्टर किसी और का है, जिसकी चाय की दुकान है। यानी कि अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा था, अब उसका कोई और मालिक था।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी ख़त्म होती है। सेकंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस कहानी में एनीज एक लड़के से बात कर रही होती है जिसका नाम होता है मुकेश। वो बताता है कि मैं अपना खुद का मालिक हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता भी है। वो उनकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अरे मैं सीख लूँगा गाड़ी चलाना। उसका सपना एक कल्पना की तरह लग रहा था, जो कि उसके शहर फ़िरोज़ाबाद में उड़ने वाली डस्ट के कारण धुंधला पड़ गया हो। फ़िरोज़ाबाद में मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज़ जो हैं वो चूड़ियाँ बनाने का काम करती हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ फ़िरोज़ाबाद में ही बनाई जाती हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ अपने कई कई साल उन भट्टियों में चूड़ियाँ बनाने में बिता देते हैं। मुकेश का भी परिवार उन्हीं परिवारों में से एक था। एनीज मन में ही सोचती हैं कि उनमें से किसी को ये चीज़ पता ही नहीं है कि उस उम्र के बच्चों के लिए किसी ग्लास फर्नेस में कांच की भट्टी में काम करना, वो भी इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, इल्लीगल है, जहाँ पे थोड़ी सी भी हवा या रोशनी नहीं पहुँचती। और अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो मुकेश की तरह ही जो 20,000 और बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं उन सबको उससे निकाला जाएगा, जो दिन भर उस भट्टी में बैठे बैठे अपने दिन के घंटे बिता देते हैं और साथ ही शायद अपनी आंखों की रोशनी भी कम कर लेते हैं। मुकेश बहुत ज़्यादा उत्सुक था जब वो एनीस को अपने घर की ओर ले जा रहा था। उसने बताया एनीस को कि उसका घर रीबिल्ड हुआ, यानी दोबारा बना है। जाते हुए वो रास्ते का डिस्क्रिप्शन देती है कि बहुत ही ज़्यादा बदबूदार रास्ता, जो कि कचड़े के बीच से, नालियों के बीच से होते हुए गुजरता था। वहाँ पे ऐसे घर थे जिसमें ना खिड़कियाँ थी, टूटे फूटे दरवाजे थे, दीवारें भी पूरी तरह टूट फूट चुकी थी, और उन घरों में रहते थे इंसान और जानवर सब साथ में। उन्हीं में से किसी एक घर के आगे मुकेश रुकता है और पैर से मारकर उसका दरवाज़ा खोल देता है। एनीस घर के अंदर जाके बताती है कि घर में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। कहती हैं कि घर के एक कोने में सूखी हुई घास की मदद से चूल्हा जलाया गया था, जिस पे एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था जिसमें पालक उबाला जा रहा था। फर्श पर एक एल्युमिनियम की प्लेट में और भी सब्जियां काट कर रखी गई थी, और वहीं पे एक यंग वुमन बैठकर शाम का खाना बना रही थी सबके लिए। आंखों में धुआं भरा हुआ था और वो एनीस की तरफ देखकर स्माइल करती है। एनीस को पता चलता है कि वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी कि मुकेश की भाभी, जिसके कंधों पर घर के 3 मर्दों का बोझ था। मुकेश के बड़े भाई और उनके पिता। जैसे ही घर में मुकेश के पिता आते हैं, वो पीछे उठती है और दीवार के हल्का सा पास जाकर अपना घूंघट और नीचे कर लेती है। जैसा कि कस्टम्स में, जैसा हमारी संस्कृति में होता है कि किसी भी औरत को अपने से बड़े मर्द के सामने घूंघट कर लेना चाहिए। मुकेश के पिता भी एक बैंगल मेकर ही हैं। पहले वो टेलर के तौर पे काम किया करते थे और फिर चूड़ियाँ बनाने का काम। लेकिन इतना काम करने के बाद भी वो अपने बच्चों को एक ढंग का घर भी नहीं दे पाए थे। सिर्फ उन्हें वही चीज़ पढ़ा पाए थे जो वो जानते थे, यानी कि चूड़ियाँ बनाना। मुकेश की दादी कहती हैं कि ये उसका कर्म है, यानी उसकी डेस्टिनी है। उन्होंने खुद अपने पति को भी इन चूड़ियों की लाइट की वजह से अंधा होते देखा था। भला भगवान का किया कोई टाल सकता है? वो ये बात आगे जोड़ती हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले के घर में पैदा होने के कारण उन्होंने चूड़ियों को छोड़कर कुछ भी नहीं देखा था। हर घर में, हर स्ट्रीट में, हर कमरे में, फ़िरोज़ाबाद के लगभग हर घर में आपको चूड़ियाँ दिख जाएंगी। एनीज उन चूड़ियों के कलर और डिज़ाइंस बताती हैं। कुछ उसमें से सनी गोल्ड थी, पैडी ग्रीन कलर की थी, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर एक रंग की चूड़ियाँ, 7 रंग की चूड़ियाँ, यानी पूरा रेनबो का मिक्सचर वो लोग बनाया करते थे। चूड़ियाँ बन जाने के बाद कुछ नौजवान लड़के उन्हें कार्ट पे, यानी ठेले पे रखकर शहर में बेचने ले जाया करते थे। हर शाम बच्चे अपने माता पिता के साथ भट्टी के सामने बैठकर चूड़ियों को आकार देना सीखते थे। और यही रीज़न था कि कई बार बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते थे, क्योंकि चूड़ी को आकार देते वक्त जो चिंगारी निकलती थी उसमें, वो चिंगारी आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती थी। प्लस जब आकार देते हैं तो उसमें से चूड़ी घिसती है, वो घिसते वक्त जो पाउडर निकलता है, उसकी डस्ट निकलती है, वो भी आँखों को नुकसान करती है। एनीस एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताती हैं जिसका नाम सविता था। वो एक औरत के साथ बैठी हुई थी जिसके साथ वो चूड़ियाँ बना रही थी, और वो चूड़ियों को इतनी परफेक्टली और इतनी तेज़ी से बना रही होती है जैसे लगता है कि कोई मशीन चल रही हो। लेकिन जिन चूड़ियों को वो बना रही है, क्या उसे उन चूड़ियों की अहमियत पता भी होगी?
चूड़ियाँ एक तरह से सिंबल होती हैं किसी शादीशुदा औरत की, जो उसके सौभाग्य को दर्शाती हैं। सविता को ये बात उस दिन समझ आएगी जब उसके हाथ लाल होंगे, उसके सर पर लाल घूंघट होगा और ये चूड़ियाँ उसके हाथों में भरी हुई होंगी, जब वो एक दुल्हन बन जाएगी, जैसा कि उसके साथ में बैठी हुई औरत बन चुकी थी कई साल पहले। उस औरत के हाथ में अभी भी चूड़ियाँ थी, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो औरत एनीस को बताती है कि उसने एक सेर भर से खाना भी नहीं खाया, मतलब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक कंप्लीट मील कभी खाया ही नहीं है। पूरा पेट भर के खाना कभी उसे नसीब ही नहीं हुआ है। उस औरत का पति बताता है कि मैंने चूड़ियों के अलावा और कोई काम ही नहीं किया और इन चूड़ियों से सिर्फ मैं एक घर बना पाया हूँ जिसमें मेरा परिवार रहता है। यानी उसने एक ऐसा काम किया था जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए थे, मतलब अपने परिवार को एक छत देना। हर घर में आपको ये कहानी वहाँ सुनने को मिलेगी कि लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो चूड़ी के अलावा कोई और काम कर सकें, और छोटे बच्चे भी सेम वही काम को कई दर पीढ़ी दोहराते रहते हैं। फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाते बनाते लोगों ने सपने देखना, कुछ अलग सोचना, कुछ हटके करना छोड़ ही दिया है। वहाँ पे कुछ यंग लड़के होते हैं जिनके दादा परदादा को कुछ मिडल मैन यानी कुछ ऊंचे लोगों ने कैद करके रखा होता है और ज़बरदस्ती उनसे चूड़ियाँ बनवाने का काम करते हैं। उनकी बात सुनकर एनीस उनसे पूछती है, तुम एक संगठन क्यों नहीं बना लेते उन सब के खिलाफ़? तो बताते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी, हमें ही जेल में डालेगी और मारेगी भी, क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा है नहीं जो हमें बता सके क्या करना सही है और क्या करना गलत। की कहानी गरीबी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। गरीबी, गरीबी से लालच, लालच से अन्याय। एनीस कहती है कि उन्हें दो तरह की दुनिया देखने को मिली। एक दुनिया जिसमें एक परिवार है जो कि गरीबी के जाल में फंस चुका है, जाति पात ऊंच नीच की वजह से बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है, और दूसरी दुनिया जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जैसे साहूकार यानी जो मिडल मैन हैं, पुलिस वाले जो कानून के रखवाले हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, ये सब ऊंचे ओहदे वाले लोग। इन सब ने मिलकर बच्चों पे ऐसा बोझ डाल दिया जिसे वो चाहकर भी उतार नहीं सकते। ये बच्चे एक उम्र तक आने तक खुद ही समझ जाएंगे कि चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ सोचना मतलब इनके खिलाफ जाने की हिम्मत करना। लेकिन फिर वो बताते हैं कि इन सब के परे वो मुकेश की बात को सोचती हैं। इसमें मुकेश दोबारा से कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो गैराज जाएगा और वहाँ पे सीखेगा, लेकिन वो गैराज उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन इसका भी समाधान देते हुए वो कहता है कोई बात नहीं, मैं चल के चला जाऊँगा पैदल। एनीस उससे पूछती है क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? तो वो शांत हो जाता है और फिर कहता है नहीं। वो एम्बैरेसमेंट के साथ ज़मीन की तरफ देखता हुआ शांत खड़ा हो जाता है। वो सिर्फ गाड़ियाँ ही चलाना चाहता है जिन्हें वो अपने सड़कों से आते जाते देखता है फिरोज़ाबाद शहर में। फिरोज़ाबाद में प्लेन बहुत कम आया करती थी। और इसी के साथ यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। एनीस जंग इस चैप्टर में साहिब, सविता, मुकेश जैसे ही कई बच्चों के बारे में बताती हैं। उन्होंने बताया है कि इन सब की लाइफस्टाइल हम सबसे कितनी अलग है। जैसी ज़िंदगी हम जीते हैं, जैसा खाना हम खाते हैं, उससे करने के लिए ये सब सपने देखते हैं, इवन दिन रात स्ट्रगल करते हैं। तो अब इस चैप्टर के पॉसिबल MCQs प्लस क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।